हैं गोल्ड स्पॉट और चालू फाइनेंशियल ईयर सोने चांदी के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। अगस्त में नया रिकॉर्ड स्तर बनाने के बाद सोने में लगातार गिरावट देखने को मिली है और साल का अंत आते इसमें अब पूरी बढ़त अपनी गंवा दी है। अब अगले फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में दोनों प्रेशियस मेटल्स की चाल कैसी रहेगी, क्या गिरावट का ट्रेंड जारी रहेगा और सोने चांदी के सितारे क्या फिर चमकते दिखेंगे, इसी पर हम बातचीत करेंगे। पूरा फोकस इसी पर होगा। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके, मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और एमसीएक्स के बुलियन हेड शिवांशु मेहता हमारे साथ हैं। साथ ही सीएनबीसी टीवी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी हैं। सबसे तो पहले इनफैक्ट गोल्ड प्राइसेस पर ही एक आउटलुक लेंगे, क्योंकि इस साल अगर आप देखेंगे तो सोने में 12% तक की गिरावट हमने देखी है और रिकॉर्ड स्तरों से सोना लगभग 21% फिसल चुका है। अब आगे के लिए क्या संकेत हैं, क्या ट्रिगर्स हैं और अगले फाइनेंशियल ईयर में चाल कैसी रहेगी, इसी पर एक क्विक आउटलुक लेते हैं। सही मेहमानों का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले जय, आपका एक क्विक कमेंट लेना चाहेंगे आगे के ट्रिगर्स के लिए और अगले फाइनेंशियल के प्राइस आउटलुक को लेकर क्या व्यू है आपका? जी गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए ये 2021 थोड़ा सा सबड्यूड रहा है गोल्ड प्राइसेस के लिए, लेकिन अगर आप ब्रॉडली जो फंडामेंटल शिफ्ट है उसको अगर देखें तो यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट, डॉलर का वीकनेस, ये सब का एक लैग इफेक्ट ज़रूर आएगा इकोनॉमी पे, तो जिसके कारण गोल्ड प्राइसेस में यहाँ पे जो अभी फीका पड़ा हुआ है इसमें फिर से शाइन लौटने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो रुपी भी यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हम लोगों ने लास्ट वीक के मुकाबले अभी रुपए में फिर से कमजोरी आता हुआ देखा है, अभी 73 हाफ के आसपास है। तो ब्रॉडली बहुत ज़्यादा गोल्ड को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक अनसर्टेनिटीज़ हैं गोल्ड का ग्लिटर कायम रहेगा। और इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस अगर आप देखें तो $1640 लोअर साइड में, अपर साइड में ये करीब $1850 का रेंज रह सकता है कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। कोई भी डिप पे मेरी बाई की ही सलाह होगी, ईटीएफ के माध्यम से, या आप अगर स्टैगर्ड बाइंग भी करें निवेश के तौर पे भी, तो एक बेहतरीन लेवल है यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में फिर से एंटर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। न्यू फाइनेंशियल ईयर में एक प्लानिंग रखना चाहिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का। एटलीस्ट 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो एलोकेशन गोल्ड में जरूर रहना चाहिए। सोने चांदी में यहाँ पर खरीदारी करके ही चलें। इस साल की अगर बात करें तो जैसे कि हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं कि 12% की गिरावट हमने सोने में आते हुए देखी है। अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 20% की गिरावट है, जो कि एक बेयर टेरिटरी में माना जाता है और बाजार को यही लगता है कि अगर करंट लेवल से यहाँ पर एक रीबाउंड यहाँ पर सोने में शायद देखने को मिल सकता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि भारतीय बाजारों में हमने आते हुए देखी है वो है जो गुड डिलीवरी है, गुड इंडिया डिलीवरी है, जो हमने एमसीएक्स की तरफ से यहाँ पर थ्रू होते हुए देखी है। अब तक भारतीय एक्सचेंजेस में, बाजारों में एलबीएमए सर्टिफाइड यहाँ पर सोना चलता था, लेकिन गुड डिलीवरी क्लियरली बीआईएस की तरफ से जिस तरह से हमने उसको होते हुए देखा है, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहां पर आते हुए दिखे हैं। एमसीएक्स के बुलियन हेड शिवांशु मेहता हमारे साथ हैं। शिवांशु, हाय, क्या डिटेल्स हैं, किस तरह की डिलीवरीज थी, किसने दी और क्या नंबर है इसका और कैसा रहा पूरा प्रोसीजर? जी हाँ मनीषा, जैसा कि आप जानते हैं ये अपने आप में हिस्टोरिकल मोमेंट है, एक ऐतिहासिक पल है कि पहली बार एमसीएक्स जो कि बुलियन में लीडिंग एक्सचेंज गिनी जाती है, वहाँ पे हमने इंडियन रिफाइंड गोल्ड की डिलीवरी होते हुए देखी है। और बेसिकली इससे कुछ देर पहले हमने एमसीएक्स के गुड डिलीवरी नॉर्म्स, एक डॉक्यूमेंट जो इशू किया था, उसके अंदर जो प्रोडक्ट और टेक्निकल्स हैं वो बीआईएस के इंडिया गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड यानी IS 17278 के अराउंड बिल्ड थे। और उसके अलावा जो रिफाइनर्स हमने इम्पैनल किए उनको एक थरो स्क्रीनिंग ऑडिट प्रोसेस के थ्रू हम लेके आए और अल्टीमेटली आज एक 190 किलोग्राम्स की डिलीवरी, ये पहली डिलीवरी है ये इम्पैनलमेंट ऑफ डोमेस्टिक रिफाइनर्स के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है। हमारे गोल्ड 100 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे इस चीज़ को, इस प्रावधान को लाया गया, उसके अंदर 190 किलो की डिलीवरी हुई है पहले दिन, एक्सपायरी के पहले दिन। शिवांशु, चांदी की भी यहाँ पर डिलीवरी हुई है, उसका क्या नंबर है? बिकॉज बेसिकली इंडिया में दो ही विकल्प हैं यहाँ पर चांदी में कारोबार करने के लिए, एक तो फिजिकल लिया जाए या फिर यहाँ पर फ्यूचर्स में डिलीवरी ली जाए। वहां पर क्या नंबर्स रहे और कैसे आप इस बाजार को बढ़ता हुआ देखते हैं? क्लियरली ये पहला साइकिल है डिलीवरी का और जैसे आपने कहा काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहां पर देखने को मिले हैं, तो क्या पार्टिसिपेशन इनकरेजिंग है, आप और लोग यहाँ पर जुड़ता हुआ देखते हैं? जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इससे बेसिकली क्या बेनिफिट होंगे, सबसे अहम सवाल ये है। तो जहाँ तक इंडिया के अंदर जो प्राइस डिस्पैरिटीज अमूमन रहा करती हैं,
सोने में, चांदी में भी, मगर फिलहाल हम सोने की अगर बात करें तो उन डिस्पैरिटीज को एक तरह से मिटिगेट करने का एक नया जरिया मिलेगा, बढ़ेगा। जो रिसाइकलिंग ऑफ गोल्ड इंडिया के अंदर है उसे और भी रिफाइनर्स ऐड हुए हैं, तो उस गोल्ड को एक्सचेंज ग्रेड बनाकर डिलीवर भी किया जाएगा, ये और ज़्यादा इससे बढ़ावा मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि गोल्ड एक तरह से मोनेटाइज होगा, इंडिया का जो गोल्ड है, और हो सकता है कि धीरे से समय के साथ इस पे इंपोर्ट की जो डिपेंडेंस है वो भी धीरे धीरे कम हो। और जो इंडियन रिफाइनर्स क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं तो क्यों नहीं उन्हें भी वो फेयर प्राइसिंग मिल सके जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में LBMA अप्रूव्ड रिफाइनर्स को अभी तक मिलती आई है। तो ये कुछ एक अहम इसके पहलू हैं और मैं समझता हूँ ये एक अभी बिगिनिंग है। और जहाँ तक चांदी में देखा गया है, डेफिनेटली वहाँ पे भी पिछले पूरे कैलेंडर ईयर में 400 टन के ऊपर का काम होना और एक सिंगल एक्सपायरी में 140 टन जो हमने 12 साल का उछला स्तर देखा था, वो भी एक तरह से डिस्पैरिटीज के मिटिगेशन वाले ही दौर में देखा गया था सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये सब एक ही तरफ संकेत देते हैं कि जब लिक्विडिटी और पार्टिसिपेशन हर तरह की डाइवर्सिफाइड एक कॉन्ट्रैक्ट में हो और कंपल्सरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसके अंदर ये पोटेंशियल रहता है कि वो मार्केट को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सके। फाइनल ऐसा सवाल हमारा मानना है। एब्सोल्युटली शिवांशु, शुक्रिया। अब एक फाइनल सवाल आपसे है, क्योंकि जिस तरह से सोने में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, हमने फिजिकल बाइंग, ज्वेलरी बाइंग, ETF बाइंग वगैरह में भी यहाँ पर काफी सपोर्ट और इंटरेस्ट आते हुए देखा है। क्लियरली सोना अब यहाँ पर मेन स्ट्रीम में है। कितना फायदा और कितना पार्टिसिपेशन या वॉल्यूम्स हमने यहाँ पर फ्यूचर्स में बनते हुए देखा? जी हाँ, डेफिनेटली जो फंड्स हैं, जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं, उनकी भी एक शुरुआत हुई है, एक अहम शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है ETFs की। जहाँ तक पार्टिसिपेशन है, देखिए ये पूरा साल कोविड के दौर में जबकि प्राइस रैली हुए 39,000 से 56,000 की और उसके बाद वॉलेटाइल और चॉपी बने रहे, तो हेजर्स का पार्टिसिपेशन तो डेफिनेटली बहुत बड़ा है। कई ऐसे लिस्टेड ज्वेलर्स हैं जिन्होंने हमारे यहाँ मेंबरशिप लेने की भी इच्छा जाहिर की है। ये जताता है कि कॉन्फिडेंस जो है मार्केट का, हेजर्स का, वो और बढ़ा है। और वॉल्यूम्स डेफिनेटली, जैसा कि आप जानते हैं, 11,200 के करीब करोड़ पर डे के करीब पिछले साल का आंकड़ा था, वो इस साल ऑलरेडी ऑन ईयर टू डेट बेसिस इस फाइनेंशियल ईयर में 17,000 करोड़ के ऊपर चल रहा है एवरेज डेली टर्नओवर बुलियन का पुट टुगेदर। और इसमें सिल्वर का जो है वो लगभग आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा गोल्ड से ऊपर ही रहा है। तो सिल्वर की भी जो रैली हुई 34,000 से मार्च में, बाद में आपने देखा 75,000 के ऊपर तक गया। इन सब चीज़ों में जो हेजर्स की पार्टिसिपेशन है वॉलेटिलिटी की वजह से वो बढ़ जाती है और रिटेल इंटरेस्ट डेफिनेटली और देखा गया है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट कोड्स, इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। जी, शुक्रिया शिवांशु आपका बातचीत करने के लिए और बताने के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है। डेफिनेटली घरेलू रिफाइनर्स के लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन सिल्वर पर एक प्राइस आउटलुक भी ले लेते हैं। सुनील, क्या व्यू रहेगा आपका? कल हमने एक तेज गिरावट सिल्वर में हावी होते हुए देखी। प्राइसेस 63,000 के नजदीक कारोबार कर रहे हैं। 3.5 महीने के लोअर लेवल्स हैं ये कॉमेक्स पर। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स का हाल भी देखें तो यहाँ अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या प्राइस आउटलुक बन रहा है और इमीडिएट बेसिस पे क्या स्ट्रैटेजी है सिल्वर पर? जी नमस्कार दीपाली। मुझे लगता है सिल्वर के प्राइसेस डिसेंटली करेक्ट हो चुके हैं। अभी 62,500-700 का रेंज अभी चल रहा है और डॉलर टर्म में कॉमेक्स पे $23.90 के आसपास चल रहा है। तो जो एंटिसिपेशन था सिल्वर में भी प्रॉफिट बुकिंग आने का, वो हमने देखा है। इवन गोल्ड के प्राइसेस को भी फॉलो किया है। इनफैक्ट गोल्ड ने $1,700 का मार्क तोड़ा है। तो अल्टीमेटली जो डॉलर इंडेक्स है वो मल्टी मंथ हाई पे है, 93.45 लेवल्स पे है। और इवन जो यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो भी ऑलमोस्ट 14 मंथ्स हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो उसका दबाव जो है हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों पे आते हुए देखा। और ऑब्वियसली सिल्वर भी हमने देखा कि 78-79,000 रुपीस पर केजी से अभी 62,500 के रेंज में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि हमने ये देखा है कि गोल्ड जितना गिरा है उतना सिल्वर नहीं गिरा है, क्योंकि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। तो हमारा एंटिसिपेशन यही है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर से सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड जो है बरकरार रहेगी। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री फ्रंट पे क्योंकि इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव दिखा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, वो चाइना हो या यूएस हो। इवन फेड ने ये भी बताया कि
यूएस जो है पिछले 4 दशकों से कंपेयर करें तो अच्छे तेजी से बढ़ेगा आने वाले समय में। तो वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ इशारा करता है और ईज़ी मनी अवेलेबिलिटी है तो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक अच्छा मौका है। ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिल जाएगा उससे। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है ये बॉटम्ड आउट हो गया है। 60,000 का एक बॉटम रेट बोल सकते हैं कि ऑन द लोअर साइड रहेगा। बहुत नीचे शायद नहीं जाएगा सिल्वर। बट अगर 1 ईयर का टाइमलाइन लेते हैं 2021 अगर फाइनेंशियल ईयर का हम बात करते हैं तो मुझे लगता है प्राइसेस फिर से 75 टू 78,000 तक नजर आ जाएंगे आने वाले 6 से 8 महीने के सेशन में। मुझे लगता है सिल्वर गोल्ड के मुकाबले ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा इस बार बिकॉज ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल डिमांड। तो मुझे लगता है 60 और 62,000 के रेंज में एक अच्छा बाइंग एंट्री है और 75 टू 78,000 का टारगेट किया जा सकता है। क्लियरली अपने हाई से हमने यहाँ पर भाव काफी हद तक गिरते हुए देखे हैं। $30 के आसपास भी यहाँ पर चांदी थी, अब $23.5 के आसपास होल्ड कर रही है और 62 का लेवल यहाँ पर भारतीय बाजारों में। लेकिन क्लियरली बुलिशनेस यहाँ पर अभी भी इस सेक्टर में है और माना यह जा रहा है कि इस साल के 3rd-4th क्वार्टर तक हम अच्छे हाईज यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कच्चे तेल की। और जय, यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि ओपेक की और एलाइज की मीटिंग अब कल है और बाजार को लगता है कि आउटपुट यहाँ पर जून तक शायद वो स्टेबल रखेंगे। इसका कितना असर प्राइसेस पे आप देखते हैं? जी मनीषा, मुझे लगता है जो एक पॉजिटिव मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सर्टेन नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया अपना प्रोडक्शन कट नहीं करेगा। रशिया की तरफ से भी सपोर्ट मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुएज कनाल में एवर गिवन के क्लियर होने के बाद अभी भी यहाँ पे थोड़े से सप्लाई डिसरप्शंस हैं, बॉटलनेक्स हैं यहाँ पे। जो स्मूथ लॉजिस्टिक्स है ट्रांसपोर्टेशन शिप का वो अभी भी क्लियर नहीं है, तो थोड़ा उसका भी बेनिफिट रह सकता है। और टेक्निकली भी आप देखें तो WTI $60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 64 के आसपास ब्रेंट है। तो मुझे लगता है आज थोड़ा सा मार्केट वेट एंड वॉच मोड में रहेगा, बट जो पॉजिटिव मोमेंटम है ये मेरे ख्याल से बरकरार रहना चाहिए। हायर हाइज देख सकते हैं अपने लोग। आई थिंक ये ऐसे भी शॉर्ट वीक है, फ्राइडे को मार्केट्स बंद हैं, तो कल के ट्रेडिंग सेशन को अगर ध्यान में रखें तो आई थिंक 4560 से 4600 का लेवल पॉसिबल है कल तक देखने को मिल जाए। तो ये प्राइस आउटलुक क्रूड पर है और स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर खरीदारी का ही सजेशन है। 4640 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस 4380 का मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी आपको बताएंगे और साथ ही व्यू लेंगे एग्री कमोडिटीज पर। फोकस रहेगा पूरे ही एडिबल ऑयल पैक पर और खास तौर से सरसों पर, जहां पर दबाव देखने को मिला है। क्या ट्रेंड्स बन रहे हैं आगे के, इस पर होगा डिस्कशन एक छोटे से ब्रेक के बाद।